हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज अमानी। सो गाइस, जैसा कि आप सभी का सीसीआई का जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम 15 सितंबर को शेड्यूल्ड है। तो आई होप आप सबकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक सीरीज़, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका सिलेबस है, सिलेबस से रिगार्डिंग आपके जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं। ये सीरीज़ का तीसरा वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल माइक्रोबायो के क्वेश्चंस। ओके, तो जो आपका सिलेबस में टॉपिक दिया गया है, मेंशन है सॉइल माइक्रोबायो। तो आज हम क्या है, सॉइल साइंस प्लस सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी हम सॉइल की बात करते हैं, सॉइल क्या होता है, बेसिकली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना, जो क्या फेवर करता है, प्लांट ग्रोथ को फेवर करता है, एज वेल एज जो क्या करता है, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए एज अ हैबिटाट वर्क करता है। ओके, अब जब उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को कहा जाता है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो चलिए एक एक करके हम क्या है सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, ऑब्वियसली क्या बात कर रहे हैं हम, कॉटन कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास किसका है, कॉटन से रिलेटेड है। देखिए, कॉटन इज ग्रोन ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ सॉइल, है ना। तो जो हमारी इसकी कॉटन ग्रोइंग सॉइल की वीडियो थी, उसमें मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो कॉटन है, कॉटन क्या है, वाइड वैरायटी ऑफ सॉइल पर ग्रो करता है। ओके, चाहे वो आपका नॉर्थ इंडिया हो या सदर्न इंडिया हो या सेंट्रल इंडिया हो। ओके, तो मींस अलुवियल सॉइल में भी कॉटन क्या होता है, ग्रो होता है, एज वेल एज जो ब्लैक सॉइल है, ऑब्वियसली ये तो क्या है, बहुत फेवरेबल सॉइल है किसके ग्रोथ के लिए, कॉटन की ग्रोथ के लिए। ओके, और आपका जो रेड सॉइल होती है उसमें भी जो कॉटन क्रॉप होती है वो बहुत अच्छे से ग्रो करती है। ओके, अब देखिए जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल के बारे में आपसे पूछा गया है, द ऑर्डर टू विच ब्लैक सॉइल बिलोंग्स। ओके, तो जो आपकी काली मिट्टी है तो वो किस ऑर्डर को बिलोंग करती है। ओके, तो आप सभी को पता है कि हमारे 12 सॉइल ऑर्डर होते हैं, उसमें से बात की गई है ब्लैक सॉइल की। बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी सॉइल है जो कौन सी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करती है, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑलरेडी इस वीडियोस में डिस्कस की जा चुकी हैं, तो उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं, ब्लैक सॉइल किस ऑर्डर को बिलोंग करती है, तो ब्लैक सॉइल बिलोंग करती है वर्टिसॉल। कौन सा ऑर्डर होता है, वर्टिसॉल, जिसमें कि कौन सी प्रॉपर्टी वाली सॉइल होती है, जो क्या करती है, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करती है। मॉलीसॉल मतलब सॉफ्ट ग्रासलैंड सॉइल, जेलीसॉल मतलब जिन सॉइल में क्या होता है, परमाफ्रॉस्ट की कंडीशन होती है, यानी परमानेंट फ्रॉस्ट की कंडीशन होती है, वो जेलीसॉल हो गई। हिस्टोसॉल, हिस्टो का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक। ओके, तो जिनमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है, तो वो किसके अंडर आती है, हिस्टोसॉल के अंडर आती है। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्टिसॉल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ऑब्वियसली जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था, तो जब भी हम देखिए सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल की 2 ब्रांचेस के थ्रू हम उसको स्टडी करते हैं। ओके, और बाकी जो सॉइल है, सॉइल को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया जाता है, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो पहले देखिए, जो पीडोलॉजी होता है और इडेफोलॉजी होता है। ओके, तो पीडो और इडेफो, इनका मतलब क्या होता है, तो पीडोलॉजी का मतलब होता है कि जब सॉइल को हम किस वे में स्टडी करते हैं, उसके ऑरिजिन, क्लासिफिकेशन इस वे में स्टडी करते हैं, तो उसको पीडोलॉजी कहा जाता है। इडेफोलॉजी कम्स इन द कॉन्टेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ हायर प्लांट्स। ओके, तो जब हम क्या करते हैं, उसको स्टडी करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हायर प्लांट्स, उसको क्या कहा जाता है, इडेफोलॉजी। तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, इडेफोलॉजी होता है। ओके, अब देखिए सॉइल को अलग अलग ब्रांचेस में स्टडी किया जाता है। अगर हम सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी जैसे उसकी बल्ड डेंसिटी हो गई, उसका टेक्सचर हो गया, उसका स्ट्रक्चर हो गया, तो उसको स्टडी करते हैं, तो वो जो ब्रांच होती है वो हो जाती है आपकी सॉइल फिजिक्स। ओके, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें आप क्या करते हैं, जो उसके ऑर्गेनिज्म होता है, उनका माइक्रोबियल काउंट होता है, उसको आप स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को कहा जाता है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें माइक्रो का मतलब क्या हो गया, स्मॉल। ओके, तो जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को कहा जाता है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। सॉइल केमिस्ट्री, यानी जो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी की जाती है, तो वो कौन सी ब्रांच हो जाएगी, आपकी सॉइल केमिस्ट्री। ओके, जियोलॉजी मतलब क्या हो गया, अर्थ साइंसेज। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज कंसीडर एज द फाउंडर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। अब फादर ऑफ सॉइल साइंस तो हर किसी को पता होता है कि वी डॉगोचेव इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ सॉइल साइंस, है ना। अब देखिए आपसे पूछा गया सॉइल माइक्रोबायो का फादर कौन है। ओके, तो इन्हें कहा जाता है एस विनोग्राड्स्की को। ओके, तो एस विनोग्राड्स्की को क्या कहा, कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। इनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ओके, किस प्रोसेस में, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में, और भी जो सॉइल माइक्रो की फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन के कारण इनको क्या कंसीडर किया जाता है, फादर ऑफ
सॉइल माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ओके, लुईस पास्चर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। बेजरिन की बात की जाएगी तो बेजरिन का भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में, और बेजरिन को फादर ऑफ वायरोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी। तो इन्होंने कौन सी टर्म दी थी? वायरस, और इनको वायरोलॉजी का फादर कहा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अमोनिफिकेशन। ओके, अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये है आपकी नाइट्रोजन साइकिल्स का क्वेश्चन। ओके, अब नाइट्रोजन साइकिल में देखिए पहला स्टेप क्या होता है आपका, जो आपके अमीन्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसमें अमोनिफिकेशन क्या है। ओके, तो द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट आयंस इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखिए तो नाइट्रेट आयंस, ओके, NO3 नेगेटिव अगर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। अब इसका स्टेप हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर आप जान लीजिए कि इसको क्या कहा जाता है? डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। ओके, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट आयंस, ओके, NO2 नेगेटिव। तो ये भी क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन का ही एक स्टेप होता है। तो पहला स्टेप क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन का ये वाला स्टेप होता है, जिसमें जो अमोनिया होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, देन इट कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट, है ना। द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू अमोनिया, ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? अमोनिया या अमोनियम आयंस में जो कन्वर्जन होता है किनका? जो आपके अमीन्स होते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहा जाता है। मतलब अमोनिया का बनना, होगा, फिकेशन मीन्स फॉर्मेशन। तो जब आपका अमोनिया बनता है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहा जाता है अमोनिफिकेशन। ठीक है, क्या कहा जाता है? अमोनिफिकेशन। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट और नाइट्राइट टू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब देखिए पहला स्टेप क्या होता है? जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होती है उसमें पहला स्टेप देखिए, तो हमने क्या कहा, जो आपका अमोनिया है वो किस में कन्वर्ट होगा? पहले NO2 नेगेटिव में, ओके, फिर वो किस में कन्वर्ट होगा? NO3 नेगेटिव में। अब ये हो गया नाइट्रेट और ये हो गया नाइट्राइट। ओके, यहाँ पर होता है आपका नाइट्रोसोमोनास। कौन सा बैक्टीरिया हो गया? नाइट्रोसोमोनास। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इस स्टेप में कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। तो ये हो गया आपका नाइट्रोबैक्टर। कौन सा? नाइट्रोबैक्टर। अब आपसे पूछा गया है कि इसको एटमॉस्फेरिक NO2 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव जब आपका एटमॉस्फेरिक N2 या N2O में कन्वर्ट होता है तो ये कौन सा बैक्टीरिया होता है? ये होता है आपका सीडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। ओके, सीडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड लीफ डिसऑर्डर इन कॉटन। ओके, तो कॉटन में एक डिसऑर्डर होता है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड लीफ डिसऑर्डर। तो ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है? ओके, इज इट ड्यू टू मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी? देखिए जिंक डेफिशिएंसी इसमें इससे क्या होता है? लिटिल लीफ। ओके, क्या होता है इससे? लिटिल लीफ। MN की टॉक्सिसिटी से होता है क्रिंकल लीफ। ये सारे कॉटन के डिसऑर्डर्स हैं, तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, तो इन्हें भी याद रखिए कि MN की टॉक्सिसिटी से होता है क्रिंकल लीफ, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से होता है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, रेड लीफ डिसऑर्डर। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? Mg डिफिशियंसी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द टोटल अबव ग्राउंड पार्ट। ओके, अब देखिए एक बात की गई है टोटल अबव ग्राउंड पार्ट। ओके, तो अबव ग्राउंड पार्ट को कहा जाता है फाइलोस्फेयर, बिलो ग्राउंड पार्ट को कहा जाता है राइजोस्फेयर। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोबायोलॉजी में दो टर्म, एक होता है राइजोस्फेयर, एक होता है फाइलोस्फेयर। ओके, जब भी हम क्या कहते हैं रूट और बिलो ग्राउंड पार्ट की बात करते हैं, मीन्स वो एरिया जो क्या है रूट के पास का एरिया है, नियर बाई एरिया है, जो रूट से एकदम अटैच एरिया है, उसको कहा जाता है राइजोस्फेयर। और अबव ग्राउंड पार्ट की बात की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? फाइलोस्फेयर कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर राइजोस्फेयर सॉइल वॉल्यूम सराउंडिंग राइजोप्लेन अफेक्टेड बाय रूट एक्टिविटी, और आपका जो राइजोप्लेन होता है वो क्या होता है? जो आपका इमीडिएट सरफेस है रूट का। ओके, तो उसको क्या कहा जाता है? राइजोप्लेन कहा जाता है। बल्क सॉइल मीन्स क्या हो गया? जो सॉइल किससे अफेक्टेड नहीं है, नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय लिविंग रूट्स। ओके, तो रूट से जो दूर सॉइल है उसको क्या कहा जाता है? बल्क सॉइल कहा जाता है। जो अबव ग्राउंड पार्ट होता है उसको फाइलोस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फाइलोस्फेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड टर्म वाज कॉइन्ड बाय एल हिटनर। ओके, तो अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये भी हो गया कि आप अगर आपसे पूछ लिया जाए कि
डैश वाज अ टर्म कॉइन्ड बाय एल हिटलर, या फिर ये तो ये क्वेश्चन हो गया, या आपको वो टर्म दे दी जाए और बोला जाए कि किसने कॉइन की है। ओके, तो तब भी आपको याद रखना पड़ेगा एल हिटलर इन 1904 टू डिस्क्राइब द एरिया ऑफ इंटेंस माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी अराउंड ग्रोइंग प्लांट रूट। ओके, अब मैंने क्या कहा, जो रूट से लिंक्ड एरिया है, ओके, तो उस एरिया को क्या कहा जाता है, जहाँ पर माइक्रोबायल एक्टिविटी होती है उस एरिया को कहा जाता है राइजोस्फीयर। ओके, और ये टर्म किसने दी थी, एल हिटलर ने दी थी 1904 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, राइजोस्फीयर। सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट डज द राइजोस्फीयर, RS रेशो जो होता है वो क्या क्वांटिफाई करता है या वो क्या बताता है। ओके, तो देखिए जब भी हम राइजोस्फीयर और सॉइल के रेशो की बात करते हैं, RS रेशो की बात करते हैं, ठीक है, तो ये बताता है माइक्रोबियल पॉपुलेशन को। अब कौन सी पॉपुलेशन, ये होता है बेसिकली एक रेशो कि जो आपका राइजोस्फेरिक सॉइल है या फिर नॉन राइजोस्फेरिक सॉइल के बीच का जो डिफरेंस है उसका जो उसको जो रेशो होता है वो इंडिकेट करता है RS रेशो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन द राइजोस्फीयर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, सॉइल का पीएच अगर आपसे बात की जाए तो सॉइल की पीएच की बहुत अपनी इंपॉर्टेंस। ओके, ये केमिकल प्रॉपर्टी है। पीएच की बात करेंगे हम तो यहाँ पर देखिए 7 pH न्यूट्रल pH हो गया, यहाँ पर एसिडिक, ये हो गया आपका एल्कलाइन pH। अब देखिए बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है आपका प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स है ना, तो अगर ये क्या है, इसका pH बहुत कम हो जाता है 7 यानी 6.5 के बिलो, अगर आपका pH 6 और 6.5 के बिलो जाता है तो कंडीशन कौन सी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए अगर 7.5 के अबव आपका pH जाता है तब भी आपकी कंडीशन क्या हो जाती है, एल्कलाइन कंडीशन हो जाती है ना। अब जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल है उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको डिटेल जानना है कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल कौन कौन सी होती है ना, तो सलाइन सॉइल होती है, सलाइन एल्कलाइन सॉइल होती है और एल्कलाइन सॉइल होती है ना। तो मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि सबसे पहले नाम को पकड़िए। ओके, तो नाम को पकड़ेंगे तो सलाइन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा यानी 4 से ज़्यादा होगा आपका EC है ना। सलाइन एल्कलाइन और एल्कली को पकड़िए, अब एल्कली में क्या होगा, सोडियम ज़्यादा होगा तो ESP क्या होगा, 15 से ज़्यादा होगा। सलाइन एल्कलाइन यानी दोनों कंडीशन होंगी तो दोनों 4 से EC 4 से ज़्यादा होगा और pH भी 15 से ज़्यादा होगा। ओके, तो ये अगर आपके पास प्रॉब्लमेटिक सॉइल का क्वेश्चन आता है तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट विच इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज एंड इट इज इन्वॉल्विंग इन नाइट्रेट रिडक्टेज एक्टिविटीज़। ठीक है, अब मैं आपको ना इसमें कुछ चीज़ें बता देती हूँ, उसके बाद आपका इसका जो आंसर है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको इसकी डिफिशियंसीज़ के बारे में यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है, तो पहले देखिए जब भी हम बात करते हैं लोअर लीफ की, ओके, तो लोअर लीफ में जो डेफिशिएंसी होती है वो किसकी होती है, NPKMgMO। ओके, तो इनकी डेफिशिएंसी हमेशा कहाँ पर होती है, लोअर लीफ पर होती है। जो आपका टिप पार्ट होता है वहाँ पर किसकी डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम एंड बोरोन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो लोअर लीफ में हमेशा NPKMgMO की डेफिशिएंसी होगी, टिप पे कैल्शियम एंड बोरोन की होगी। ओके, अब देखिए वहाँ पर मैग्नीशियम लिखा है आपके पास, तो मैग्नीशियम की वजह से क्या होता है, जो आपकी इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है ना, तो वेन्स में अगर आपकी क्लोरोसिस होती है तो वो किसकी वजह से होती है, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से होती है। मॉलिब्डेनम में क्या होता है, मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी की वजह से डेड स्पॉट फॉर्मेशन होती है। ओके, पोटेशियम में क्या होती है, मार्जिनल बर्निंग एंड स्कॉर्चिंग सिम्टम यहाँ आता है। फॉस्फोरस डेफिशिएंसी से पर्पल पिगमेंटेशन, नाइट्रोजन से आपका यूनिफॉर्म क्लोरोसिस। ओके, तो ये कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं जो लोअर लीफ में आते हैं। टिप पे बात करेंगे तो कैल्शियम एंड बोरोन से वो आपकी जो कर्लिंग, हुकिंग, कपिंग, ये सब सिम्टम्स किस पे आते हैं, कैल्शियम एंड बोरोन की डेफिशिएंसी से आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द PM लॉन्च द प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। ओके, सो 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर। अब आप इसमें जो था कि सारे फर्टिलाइजर को एक सिंगल ब्रांड नेम से सेल किया जाएगा। ओके, तो वो ब्रांड नेम कौन सा था, तो दैट वाज भारत। ओके, तो भारत ब्रांड नेम से क्या किया जाएगा, सारे फर्टिलाइजर्स को ऑलरेडी क्या हो रहे हैं, मार्केट में सोल्ड हो रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ओल्डर लीव्स एजेस विल लुक बर्न्ड एंड स्कॉर्च। ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया है NPKMgMO है ना, जब हमने डिफिशियंसी देखी तो मैंने आपको क्या बताया, पोटेशियम की वजह से क्या होती है, मार्जिनल बर्निंग एंड स्कॉर्चिंग होती है। ओके, देखिए NPKMgMO होता है ना जो, अब इसमें ना आप NP और Mg को अलग कर लो
और के और एमओ को अलग कर लो। ओके, एनपीएमजी को अलग कर लोगे तो यहाँ पर आता है आपका क्लोरोसिस, और ये एमजी और के और एमओ को अलग कर लोगे तो ये होते हैं डेड स्पॉट फॉर्मेशन। ओके, क्या होती है यहाँ पर डेड स्पॉट की फॉर्मेशन। तो मार्जिनल बर्निंग एंड स्कॉर्चिंग होता है पोटेशियम की वजह से, मॉलिब्डेनम की वजह से क्या होते हैं डेड स्पॉट फॉर्मेशन होते हैं। मैग्नीशियम से मैंने क्या बताया था, इंटरविनल क्लोरोसिस होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा सल्फर डेफिशिएंसी, तो सल्फर से क्या होती है, ये भी यूनिफॉर्म क्लोरोसिस होती है, लेकिन ये किस में होती है, अपर लीफ पे होती है। ओके, किस पे होती है, अपर लीव्स पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन इन प्लांट ब्रॉट अबाउट थ्रू लैक ऑफ सर्टेन इसेंशियल एलिमेंट्स। अब देखिए इसेंशियल एलिमेंट्स की बात की गई है, तो इसेंशियल एलिमेंट्स आपके वो एलिमेंट्स होते हैं, यानी 17 होते हैं, और वो कौन से होते हैं जो आपके क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी को फुलफिल करते हैं। तीनों क्राइटेरिया को जो फुलफिल करते हैं उनको हम क्या कंसीडर करते हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं। ये 17 होते हैं, मैक्रो और माइक्रो में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, 9 और 8 होते हैं आपके। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि इनकी डेफिशिएंसी नहीं होती है, मतलब ये क्या करते हैं, डेफिशिएंसी होती है लेकिन ये सिम्टम एग्जिबिट नहीं करते हैं, सिम्टम एग्जिबिट नहीं करते हैं, तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी, हिडन हंगर। ओके, तो ये सिम्टम को एग्जिबिट नहीं करते हैं। लग्जरी कंजप्शन मतलब क्या हो जाता है कि उसका ईल्ड में ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट उनको। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मटीरियल दैट आर एडेड टू सॉइल टू इनहांस न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड प्लांट ग्रोथ। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, अब देखिए यहाँ पर टर्म देखिए, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग। फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है, वो सारे ऐसे अमेंडमेंट्स या फिर आपके ऐसे सप्लीमेंट जिनको आप क्या यूज़ करते हैं, एज अ सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट यूज़ करते हैं, तो उनको हम क्या कंसीडर करते हैं, फर्टिलाइजर्स कंसीडर करते हैं। तो या तो आप लिविंग या फिर लिविंग स्ट्रेन्स को जब यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है बायो फर्टिलाइजर्स। बाकी आपके जो केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये सारे क्या हो गए, केमिकल पर्पज हो गए। ओके, तो इसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होते हैं, आपके जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत रीसेंट का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और आपने इसके बारे में भी रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि आपके पास एक क्या है, नया सिस्टम डेवलप हुआ है, रैपिड सॉइल टेस्टिंग का सिस्टम, जिसमें क्या होता है, सॉइल एनालिसिस मिलती है, 12 सॉइल पैरामीटर्स विद इन 30 मिनट्स में आप इजीली क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये कौन सा है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, भू विजन। ओके, तो वो विजन में आप क्या कर सकते हैं, 12 सॉइल पैरामीटर्स को विद इन 30 मिनट्स आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में पता है तो मुझे बताइए कि कौन से इंस्टीट्यूट ने इसे लॉन्च किया है। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, आई होप। तो अपनी प्रिपरेशन को जज करते रहिए, और देखिए इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का। ओके, तो iExamB की साइट पे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको किसी टेस्ट सीरीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, फ्री में आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, तो मॉक टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह से चल रही है। चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।